एवरीवन वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। आज हम ये पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग की 2023 के टॉपर्स की कॉपी देखेंगे। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो ये कॉपी है आपकी माधव उपाध्याय की और इन्होंने यूपी पीएससी 2023 में 10वीं रैंक प्राप्त की है और ये एसडीएम है। इससे पहले ये एआरओ थे प्रयागराज में और ये कासगंज जिले से संबंधित हैं यानी बिलोंग करते हैं और इनके पिताजी किसान हैं। नवोदय विद्यालय से इन्होंने स्कूलिंग की है और इनका माध्यम रहता है हिंदी। तो आइए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा है कि इनको 10वीं रैंक प्राप्त हुई है 2023 के यूपीपीएससी एग्जाम में और ये अभी एसडीएम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने देखो दिया गया है, उसका आंसर ये लिखेंगे। शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए, 125 शब्दों में लिखना है। तो माधव जी लिखते हैं, शैलकृत स्थापत्य से तात्पर्य पहाड़ी गुफाओं, मंदिरों, विहारों एवं चैत्यों से है जो प्राचीन काल में पहाड़ी को काटकर बनाए गए थे। सिंपल लिखा है। अब देखो ये शैलकृत स्थापत्य है तो इन्होंने यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। आगे इन्होंने फिर हेडिंग डाले हैं, भारतीय कला एवं ज्ञान के स्रोत के रूप में शैलकृत चित्र .1 लिखते हैं ये लखोड़िया चित्र उत्तराखंड में भीमबेटका की गुफाएं, प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी। दूसरा पॉइंट में लिख रहे हैं, अजंता का एलोरा की गुफाएं एवं गुफा मंदिर, विभिन्न धर्मों जैन बौद्ध ब्राह्मण आदि के बारे में जानकारी। तो ये इनका अगला है पल्लवकालीन मंदिर, मामल्य शैली शैलकृत मंदिर जैसे पांडव मंदिर, विहारों एवं चैत्यों का निर्माण, जुनार, कारले, गोंडवाना, चैत्य और विभिन्न शिलालेख में ये लिखते हैं। भीतरी शिलालेख, हाथी कुम्भा अभिलेख, नहर खुदाई के बारे में और नंदनगढ़ ये लिखते हैं। निष्कर्षता में यानी कंक्लूजन इसी क्वेश्चन का लिखते हैं ये, शैलकृत स्थापत्य प्राचीन भारत की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है और ये भारत की समृद्धशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका 125 वर्ड में इन्होंने लिखा है और काफी अच्छा पॉइंट वाइज लिख करके सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रभाव न केवल भारतीय दर्शन पर दृष्टिगोचर होता है वरन भारतीय स्थापत्य एवं कला भी इससे प्रभावित है। समुचित उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। ये भी 125 शब्दों में लिखना है और ये मेक आईएएस की तरफ से ये मेंस आंसर राइटिंग की कॉपी है, तो उनको भी आभार। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध द्वारा शुरू किया गया था जो समाज के बड़े तबके द्वारा स्वीकृत किया गया। तो ये माधव जी लिखते हैं और इसके बाद में पॉइंट वाइज बताएंगे। भारतीय दर्शन पर प्रभाव, तो क्षणिकवाद में बौद्ध धर्म परिवर्तन को शाश्वत मानता है तथा अन्य सभी सुख क्षणिक है। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, करुणा, मानवीय मूल्यों में करुणा को महत्व, व्यक्तियों की मदद को प्रोत्साहन। फिर तीसरा पॉइंट मेंशन करते हैं माधव जी, आत्मदीपो भवा, आत्मनिर्भरता के मूल्य पर बल देता है। इसका प्रभाव न सिर्फ दर्शन पर भारतीय स्थापत्य एवं कला पर भी स्पष्ट होता है। फिर अगले पॉइंट में ये लिखते हैं, स्थापत्य कला पर प्रभाव क्या है। पहला पॉइंट ये लिखते हैं, मथुरा कला शैली, बुद्ध की मूर्तियां, स्पर्श भूमि स्पर्श मुद्रा यानी इसका मतलब होता है काम पर विजय, अभय मुद्रा ये दूसरी। उसके बाद में बुद्ध के पीछे आभा मंडल यानी भारतीय देवी देवताओं की तरह स्तूपों का निर्माण, अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। सारनाथ स्तूप, सांची बरहुत का स्तूप। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये लिखते हैं, चैत्यों एवं विहारों, घोषिताराम विहार, काल्य जुनार आदि चैत्यों का विकास।
कंक्लूजन में ये लिखते हैं, निष्कर्षतः बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है जिसने समाज व संस्कृति के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। तो देख लीजिएगा आप कितना ये सटीक लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं और कोई झाल झोल नहीं लिख रहे हैं, जो सटीकता है उस पर इनका ध्यान केंद्रित है। तो इसीलिए इन्होंने देखो 10वीं रैंक आई थी इनकी। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे ताकि इनके बारे में और कुछ सीखने को मिलेगा। यूरोपीय भारत के अलावा अन्य देशों को भी अपना उपनिवेश बनाने में सफल हुए, परंतु उनका मुख्य आकर्षण भारत ही था। भारत के प्रति यूरोपियों के आकर्षण के प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। ये 125 यानी 125 शब्दों में लिखना है। माधव जी लिखते हैं, यूरोपीय देशों ने औद्योगिक क्रांति व नौवहन प्रणाली के विकास के पश्चात व्यापार वाणिज्य के लिए विभिन्न उपनिवेश स्थापित किए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप। अब पॉइंट वाइज लिखते हैं। ये मुख्य आकर्षण भारत में रहने के क्या रहे हैं? मसालों की खेती, भारतीय मसाले यूरोपीय नागरिकों की पसंद थी। लंबी तटरेखा, आयात निर्यात के लिए आसानी, कच्चे माल की अधिकता, उपजाऊ भूमि, कृषि उत्पादन, खनिज संसाधन ये भारत में उपलब्ध है। और वन संसाधन, जलवायु भारत की पर्याप्तम सर्दी गर्मी सभी ऋतुएं रहने में आसानी होती है। राजनीतिक व्यवस्था में विखंडित भारत, सामंती युद्ध, मुगल साम्राज्य का कमजोर होना ये अच्छा खासा कारण था उस समय। अधिक जनसंख्या, जनसंख्या अधिक होने से मजदूर दासों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। और फिर कंक्लूजन में लिखते हैं, निष्कर्षतः कच्चे माल श्रम की उपलब्धता ने यूरोपियों को अधिक लाभ पहुंचाया, जिसके कारण वे भारत की ओर आकर्षित हुए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में समाज सुधार हेतु चेतना जागृति के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है। माधव उपाध्याय लिखते हैं, भारतीय समाज सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, नरबली दास प्रथा जैसी कुरीतियों से ग्रसित था। 19वीं सदी में इन्हें दूर करने के प्रयास किए गए, जैसे ब्रह्म समाज, सती प्रथा पर रोक, प्रार्थना समाज इत्यादि। इनकी राइटिंग भी ठीक ठाक है, क्योंकि वहां पे आंसर राइटिंग में जल्दी जल्दी लिखना होता है, तो उस हिसाब से भी राइटिंग ठीक है। कारण है, भारतीय धर्मों को निकृष्ट बनाना, यूरोपीय ईसाई धर्म की तुलना में हिंदू धर्म को निकृष्ट बताते थे। दूसरा पॉइंट है, भारतीयों को असभ्य एवं बर्बर, काफी सटीक है लेखनी। पुनर्जागरण पर प्रभाव, यूरोपियों के साथ आधुनिक मूल्यों का विकास। चौथा पॉइंट है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन के प्रयास, समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ। प्रयास क्या क्या किए गए हैं? सती प्रथा का अंत किया गया, बहुदेववाद व मूर्ति पूजा का विरोध यानी ब्रह्म समाज से लिया गया है, और विधवा विवाह को प्रोत्साहन ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये BM मालाबारी द्वारा। अब ये कंक्लूजन लिखते हैं, निष्कर्षतः सांस्कृतिक व आधुनिक मूल्यों के प्रचार प्रसार से भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन में सीमित सफलता के बावजूद भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चर्चा कीजिए। ये 125 शब्दों में लिखना है। तो माधव आनंद जी लिखते हैं, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में आरंभ किया गया था, जो नरम दल और गरम दल का सामूहिक प्रयास था। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, भारत प्रथम बार अखिल भारतीय आंदोलन बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र आदि राज्यों में। दूसरे पॉइंट में ये लिखते हैं, सभी वर्गों की भागीदारी, किसान, वारिसाल गांव के किसान, महिला, मजदूर। अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध, कपड़ों की होली जलाई जाती है। और चौथा पॉइंट है, अंग्रेजी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज आंदोलनों का विरोध, स्वदेशियों का प्रोत्साहन होता है। भारत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन, बंगाल केमिकल फैक्ट्री और खादी को प्रोत्साहन। सीमित सफलता क्यों मिली? उसके कारण ये बताते हैं, धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग से मुस्लिमों को सीमित भागीदारी, किसानों की सीमित भागीदारी, नरम दल व गरम दल में विरोध, बंगाल तक सीमित था, अखिल भारतीय आंदोलन। निष्कर्ष बताते हैं, भले ही स्वदेशी आंदोलन ज्यादा प्रभावकारी न रहा हो, लेकिन गांधी पूर्व आंदोलनों में प्रथम आंदोलन था जिसने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी।
अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप के विद्यमान उस परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जिन्होंने राष्ट्र राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 125 शब्दों में माधव उपाध्याय जी लिखते हैं इसमें, राष्ट्र राज्य से तात्पर्य उस विचारधारा से जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत विशेषताओं को किनारे पर राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होता है तथा एक राष्ट्र के रूप में पूरे समाज को देखता है। फिर है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे? विचारों का आदान प्रदान, प्रेस के विकास के पश्चात साहित्य के राष्ट्र की भावना का प्रसार किया, मैकियावेली का प्रिंस, दांते का दी मोनार्किया। दूसरा पॉइंट है, जातीय श्रेष्ठता की भावना, जैसे जर्मन और यहूदी जातीय भाषाई समानता के आधार पर एकजुट होने लगे। पांचवा पॉइंट है, राष्ट्र राज्यों के उदय में कूटनीतिक शासकों का योगदान रहा, जैसे जर्मनी, इटली, काबूर और गैरीबाल्डी। निष्कर्षतः विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों का एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर देश का निर्माण किया गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय समाज में धार्मिक, प्रजाति तथा भाषाई विविधताओं की प्रकृति का वर्णन कीजिए। 125 शब्दों में माधव उपाध्याय लिखेंगे, भारतीय समाज विविधतापूर्ण समाज है जहां धार्मिक, प्रजाति, भाषाई आधार पर विविधता विद्यमान है। धार्मिक विविधता क्या है? हिंदू 79%, मुस्लिम 19%, बौद्ध, जैन व ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी उपस्थित थे। अब देखो यहाँ पर अगर परसेंटेज नहीं पता है तो आप उनको छोड़ करके लिख सकते हैं, गलत जानकारी नहीं देनी है। प्रजातीय विविधता में मंगोलियाड, ऑस्ट्रेलियाड, नॉर्डिक और मंगोलियाड में जो मंगोल था मध्य एशिया से संबंध रखते थे और पूर्वोत्तर भारत के लोग। ऑस्ट्रेलियाड जो अंडमान निकोबार की जनजाति है, एंटीलीज आदि। नॉर्डिक उत्तर पश्चिमी भारत के लोग, नॉर्डिक उत्तरी ध्रुव से संबंधित। भाषाई विविधता क्या थी? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इनके अतिरिक्त भी अनेक भाषाएं एवं बोली विद्यमान है। निष्कर्ष देखेंगे, भारत की विविधता इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसे अन्य देशों से भिन्न एवं अद्वितीय बनाती है। तो हमने कई सारे प्रश्न लिए, तो इसमें देखा सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा पॉइंट लिखे, उसके बाद में पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश की कि कैसे 4-5 पॉइंट डाल करके, उसमें भी इन्होंने ब्लैक कलर के पेन का यानी हेडिंग का यूज किया और फिर बाद में कंक्लूजन दिया। तो 125 शब्दों में भी इन्होंने बांट करके सारा लिखा। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्टरी, फिर मुख्य पार्ट और फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। तो 125 शब्दों में भी इन्होंने डिवाइड कर करके 25 से 30 शब्द प्रस्तावना के, बाकी 60 से 70 शब्द इन्होंने लिखे उसके मुख्य पार्ट के, और फिर 20-25 शब्द निष्कर्ष के भी समझाने की कोशिश की है। तो काफी इन्होंने अच्छा लिखा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स से जुड़ेंगे, वहां पर आपको पेड बैच की जानकारी मिलेगी और पेमेंट करने के बाद सीधे आपको पेड बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।